जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण सेक्शन आपके सामने है। यह क्लास 5 है आपका, यह 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास हो गई हैं। आप अच्छी तरीके से उन चारों क्लास को देख सकते हैं। यह जो क्लास है यह 5वां क्लास है और इस 5वें क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जो भी हमारा उत्तर प्रदेश में नए नए घटनाएं घटे हैं, क्या क्या नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल हम नए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पुराने प्रकार के क्वेश्चन इसमें ना के बराबर रहेंगे। हम टोटल का टोटल डिस्कस करेंगे नए प्रकार के क्वेश्चन में। क्लियर है? तो जो यूपी स्पेशल का यह जो 5वां अध्याय है, इसमें हम यूपी स्पेशल के नए क्वेश्चन को डील करेंगे। यह क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो आ सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपका कोई भी पेपर यूपी लेवल का लगा है तो आप इस सेक्शन से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पुलुत उत्सव। देखो, पहला क्वेश्चन है कि पुलुत उत्सव क्या है जी, कहाँ पर मनाया जाता है, समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है पुलुत उत्सव, तो पुलुत उत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर मनाया जाता है? वाराणसी में। ध्यान से समझिए। पहली बात है, पुलुत उत्सव की बात करें तो क्या होता है यार, आपने एक नृत्य सुना होगा, कठपुतली नृत्य। क्या सुना होगा? कठपुतली नृत्य सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। कठपुतली नृत्य जो है यह नृत्य की प्राचीन शैली है, मतलब नाचने की, नृत्य करने की प्राचीन शैली है कठपुतली नृत्य। इसी कठपुतली नृत्य के अंतर्गत एक उत्सव मनाया जाता है और उसी उत्सव को बोलते हैं पुलुत उत्सव। क्या बोलते हैं? पुलुत उत्सव। और यह पुलुत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। कहाँ पर मनाया जाता है? वाराणसी में। एग्जैक्ट याद रखिए, पुलुत उत्सव कहाँ पर? वाराणसी में। कठपुतली नृत्य के अंतर्गत आता है पुलुत उत्सव, मनाया कहाँ पर जाएगा? वाराणसी में। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलुत उत्सव मनाया गया, तो क्या बताएंगे? वाराणसी में। क्या बताएंगे? वाराणसी में। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री अन्न योजना। प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, समझिए। प्रधानमंत्री अन्न योजना क्या है जी? अन्न का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। अन्न का मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थ। और इसी योजना के तहत गांव गांव में राशन का वितरण हो रहा है। इसी योजना के तहत गांव गांव में राशन का वितरण हो रहा है। क्लियर है? इसी योजना के तहत गांव गांव में राशन का क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। किसके तहत? प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत देखिए 2000, समझिएगा, मार्च 2022 में, मार्च 2022 में यह राशन जो था फ्री राशन है। कैसा था? फ्री राशन व्यवस्था। यह मार्च 2022 में समाप्त होने वाली थी। समझिएगा, जो राशन फ्री राशन देने की व्यवस्था थी, जो भी हमारे व्यक्ति उनको फ्री राशन देने की व्यवस्था थी, तो मार्च 2022 में व्यवस्था समाप्त होने वाली थी। लेकिन मार्च में ही, 10 मार्च को ही पता चल गया कि योगी जी की सरकार फिर बनेगी, तो इस योजना को इन्होंने कह दिया कि जून तक और प्रसार कर दिया है। जून 2022 तक यह योजना और प्रसारित हो गई है। और इसके तहत याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ परिवार लाभान्वित है। 15 करोड़ परिवार क्या है? लाभान्वित, यानी कि 15 करोड़ परिवारों को राशन दिया गया। क्लियर है? 15 करोड़ परिवारों को क्या दिया गया? राशन दिया गया। तो इस चीज को 15 करोड़ लोगों को, परिवार नहीं, 15 करोड़ लोगों कह सकते हैं, 15 करोड़ लोगों को क्या दिया गया? राशन दिया गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया। पुलुत उत्सव कहाँ पर? वाराणसी में। कठपुतली के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री अन्न योजना क्या है? राशन वितरण, फ्री राशन वितरण होता है इसी योजना के तहत। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश में फ्री राशन अब बंद होने वाला था, लेकिन जैसे सरकार बन गई तो योगी जी ने फिर इसको जून 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इस राशन दिया गया है, यानी कि इस योजना का लाभ 15 करोड़, याद रखिएगा डेटा, कितना? 15 करोड़। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बबीना नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बबीना नहर परियोजना कहां पर है, किस जिले में? यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात, बबीना नहर परियोजना समझिए क्या होता है, समझिए क्या होता है, अच्छे से समझिए, है ना। देखिए, किसी भी नहर के पानी को, किसी भी नदी के पानी को हम छोटे छोटे नहरों में ले जाकर कुछ ना कुछ अपना विशेष काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यह देखिए कोई बड़ी सी नहर है, कोई बड़ी सी नहर है, और उस नहर के पानी को हम अपने छोटे छोटे इलाकों में ले जाकर, उससे, यह बड़ी सी नहर है और इस नहर से हम कैनाल, छोटे छोटे कैनाल, यानी कि छोटे छोटे नहरें निकालकर हम इससे बहुत उपयोगी काम कर सकते हैं। और इसी किसी नहरों पर क्या चलने लगता है? कोई ना कोई परियोजना चलने लगती है। कहीं विद्युत बनता है, कहीं पावर प्लांट बैठ जाता है, तो इस प्रकार से चीजें होने लगती हैं। कहीं पेयजल की व्यवस्था होती है, कहीं बांध बनाने की व्यवस्था होती है। तो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि बबीना नहर परियोजना
किस जिले में प्रारंभ है? तो बबीना नहर परियोजना जो किस जिले में, मैं पूछूं प्रारंभ है, तो याद रखिएगा झांसी जिले में प्रारंभ है। बबीना नहर परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई? झांसी जिले में प्रारंभ की गई। और बबीना नहर है, ध्यान से सुनिए, कोई भी नहर हो उस नहर को पानी किसी न किसी नदी द्वारा मिलेगा। कोई भी नहर हो उस नहर को पानी हमेशा किसके द्वारा मिलेगा? नदी द्वारा मिलेगा। तो बबीना नहर परियोजना कहाँ शुरू गई? झांसी में शुरू की गई। और याद रखिएगा कि बबीना नहर को बेतवा नदी से पानी मिलता है। किस नदी से? बेतवा नदी से पानी मिलता है। बेतवा नदी से पानी मिलता है किसको? बबीना नहर को। यही बात आप याद रखिए कि बेतवा नदी पर, किस पर? बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर है ना, बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। इसको एग्जैक्ट रूप से याद रखिएगा कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका बताओ सर। तो माता के लिए बेटवा, माता के लिए बेटवा, माता के लिए बेटवा। तो माता टीलाबाद बेतवा नदी पर, माता टीलाबाद बेतवा नदी पर। क्लियर है? तो बबीना नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी से प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल चलो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान, ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया है? यह क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान किस जिले से प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश स्कूल चलो, अच्छा कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान, जहाँ का साक्षरता दर एकदम डाउन होगा, जहाँ के लोग एकदम बहुत कम पढ़े लिखे होंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में जहाँ के लोग सबसे कम साक्षर हो गए, जहाँ के सबसे कम पढ़े होंगे, वहीं से यह योजना चालू होगी। तो उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा क्षेत्र है, कौन ऐसा जिला जहाँ पर सबसे कम साक्षरता है? तो श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो श्रावस्ती जिले से। कहाँ से प्रारंभ हुआ जी? श्रावस्ती जिले से यह प्रारंभ हुआ। श्रावस्ती जिले से प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ? कि श्रावस्ती जिले की, पता है जो भी श्रावस्ती जिला है इसकी साक्षरता बहुत निम्न है। इसकी साक्षरता क्या है? निम्न है। मतलब यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे, मात्र साक्षरता है 46.7%। याद रख लीजिएगा, मात्र साक्षरता कितनी है? 46.7%। अगर इसको 100% मानकर पुरुष देखें तो 57% के आसपास पुरुष साक्षर है, और महिला देखें तो मात्र 34% महिला साक्षर है। महिला मात्र कितना है? 34% महिला साक्षर है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि यह श्रावस्ती जिले की साक्षरता को सुधारने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के देखिए श्रावस्ती जिले के साक्षरता को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से ही स्कूल चलो अभियान हमने शुरू किया। तो प्रश्न आपसे सीधे पूछेगा स्कूल चलो अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो क्या बताएंगे? श्रावस्ती जिला। बस क्लियर कट पॉइंट याद करते हैं, 3-5 कुछ भी नहीं करना, एकदम क्लियर कट पॉइंट याद रखिए, है ना। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है, आप देखिए ना, यूपी पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, यही सब क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, यही सब क्वेश्चन आपको नहीं पता, हाँ कि नहीं? यही सब क्वेश्चन आप फंस जाते हैं, है ना। बाबू देखिए, पढ़ना है तो 0 लेवल से पढ़िए, एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। 4 या 5वां चैप्टर है, इसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उन चारों को जाकर देखिए, चारों कंप्लीट करिए। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बिना पढ़े तो होगा नहीं, मेहनत करिए, है ना। तो इसको याद रखिए, जितना पॉइंट बता रहा हूँ क्लियर कट टू पॉइंट याद रखिए। जैसे पुलिस उत्सव बनारस में, प्रधानमंत्री अन्न योजना योगी जी ने कहाँ से, मार्च से कहाँ शुरू कर दिया? हाँ, जून तक। इस प्रकार से याद रखें, 15 करोड़ लोगों को। उत्तर प्रदेश स्कूल चलो अभियान कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क, उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क। देखिए, टेक्सटाइल पार्क का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ। टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क का मतलब होता है कि कपड़े से संबंधित, किससे संबंधित? कपड़े से संबंधित जो चीज़ें होती है उसे बोलते हैं टेक्सटाइल। कपड़े से संबंधित जो चीज़ें होती है, रेशे से संबंधित जो चीज़ें होती है उसे क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल। देखिए, एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है। तो सर, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ही छत के नीचे, मतलब इतना बड़ा इसका टेक्सटाइल पार्क, या यूं कह सकते हैं कि इतना बड़ा यह स्थापित प्लांट स्थापित हो रहा है कि एक ही छत के नीचे, एक ही कंपनी में
कपड़े से संबंधित हर एक चीज मिल जाएगा। एक ही कंपनी में कपड़े से संबंधित हर एक चीज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो कोई केवल शर्ट बनाती है, तो कोई शर्ट के अंदर का बकरम बनाता है, उसके अंदर का कोई धागा बनाता है, उसके अंदर का कोई अलग कंपनी बटन बनाती है, कोई चैन बनाता है अलग कंपनी। तो जो टेक्सटाइल पार्क ओपन हुआ, कपड़े से संबंधित टोटल जितने काम होंगे, जितने भी टोटल काम है ना कपड़े से संबंधित, सारे के सारे काम एक ही पार्क के नीचे या एक ही छत के नीचे या एक ही कंपनी में हो जाएंगे। मतलब बटन बनाना तो भी वही कंपनी बनाएगी, धागा बनाना तो भी वही कंपनी बनाएगी, कपड़े में कौन सा रंग डालना वही कंपनी डालेगी, किस प्रकार से सिलाई करना वही कंपनी सिलेगी, कौन सा बटन लगाना, कौन सा चैन लगाना, कौन सा हुक लगाना, सब वही कंपनी करेगी। तो उसे बोलते हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क। और बताइए सबसे शानदार कपड़ा कहाँ मिलेगा? कहाँ कहाँ कहाँ? लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। तुम पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? लखनऊ में, है ना। पहला टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, मैं पूछ दूं कि यह योजना, कि यह जो टेक्सटाइल पार्क है यह क्यों किया, किसके तहत किया जा रहा है? तो पीएम मित्रा योजना के तहत, पीएम मित्रा योजना के तहत ओपन किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। सर यह क्या है? देखो समझना, जब 2021-22 का बजट आया था, अभी तो 22-23 का चल रहा है, जब 2021-22 का बजट आया था तो उनमें एक योजना चली थी। इस योजना चलाया गया कि जो भी छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार का पार्क स्थापित कर दिए, जैसे टेक्सटाइल पार्क हो गया, इस प्रकार का पार्क स्थापित कर दिए कि वहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या मिल जाए? फटाफट छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, अपने जीवन के लिए आत्मनिर्भर बन जाए। तो वहीं से वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया पीएम मित्रा योजना का। पीएम मित्रा योजना के तहत यह बताया गया कि टोटल देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो पूछा जाए पीएम मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? 7। और उनमें से एक पार्क है जिसे हम बोलते हैं पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क, कहाँ पर है? लखनऊ में। तो हमारे ख्याल से यार यह बातें समझ आ गई होगी, पीएम मित्रा योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। ज़्यादा 3-5 करने का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश नगर निगम में पिंक टॉयलेट बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? समझिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि पिंक टॉयलेट, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किस राज्य ने पिंक बस सेवा प्रारंभ की। अगर आपसे यह पूछ दे कि पिंक बस सेवा, तो पिंक बस सेवा आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही प्रारंभ की है महिलाओं के सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए, मतलब उनके सशक्तिकरण के लिए किसी प्रकार का उनको प्रभाव ना पड़े। तो पिंक बस सेवा किसने प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में। बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस पिंक बस सेवा में जो ड्राइवर होगी ना, वह भी क्या होगी? महिला ही होगी, वह भी क्या होगी? महिला। ये जो पिंक बस है टोटल के टोटल महिलाओं के लिए समर्पित है। टोटल के टोटल किसके लिए समर्पित है? कि फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए यह बस समर्पित है। टोटल के टोटल महिलाओं यानी कि फीमेल के लिए बस क्या है? समर्पित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए, है ना। चीजें क्लियर है? एक बार मैं देख लूं। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में पिंक टॉयलेट बनाने हेतु, उत्तर प्रदेश के नगर निगम में पिंक टॉयलेट बनाने हेतु कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है? तो याद रखिएगा 1000 करोड़ जो रुपए लगेंगे, 1000 करोड़ रुपए पिंक टॉयलेट के लिए लगेंगे। किसके लिए? पिंक टॉयलेट के लिए। किसके लिए जी? पिंक टॉयलेट के लिए 1000 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पिंक टॉयलेट कहाँ बनाया गया? सबसे पहला पिंक टॉयलेट, पिंक जब भी लगे तो समझिए महिलाओं की बात होती है ना। सबसे पहला पिंक टॉयलेट कहाँ बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पिंक टॉयलेट बनाया गया गाजियाबाद में। कहाँ पर बनाया गया? गाजियाबाद में, है ना। उद्योग नगरी बोलते हैं, छोटी दिल्ली भी से बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पिंक टॉयलेट कहाँ बनाया गया? तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा गाजियाबाद। चूकेंगे नहीं, एकदम आंसर एग्जैक्ट देंगे। आंसर क्या होगा? गाजियाबाद, है ना। अच्छा, जो पिंक टॉयलेट है यह महिलाओं के लिए, जहां पर पिंक शब्द लग जाए वो महिला को इंडिकेट करता है। क्लियर है? जो पिंक टॉयलेट है यह महिलाओं के लिए है और इसमें सैनिटरी पैड की भी सुविधा है। कैसी है? सैनिटरी पैड की भी सुविधा है, याद रखिएगा। इसमें कैसी सुविधा है? सैनिटरी पैड की भी सुविधा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप जरा बताइए, देखिए समझिए। यहां पर देखेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना,
आपको पता है एक होता लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क, है ना। प्रश्न पूछेगा लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, और दूसरा पूछेगा काऊ सफारी पार्क। क्या पूछेगा? काऊ सफारी पार्क। देखिए समझिए बात को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए लायन सफारी पार्क यानी कि शेर को संरक्षित करके उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, उसके नस्लों में सुधार करने के लिए, उसको विशेष वातावरण देने के लिए हमने लायन सफारी पार्क बनाया। क्या बनाया? लायन सफारी पार्क बनाया। इस चीज को याद रखिएगा। और लायन सफारी पार्क यह बना है इटावा में। कई बार पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यह क्वेश्चन पुराना हो गया, नहीं पूछा जाता है। तो लायन सफारी पार्क कहां पर बनाया गया? जब कहां पर है तो पूछेगा कोई लायन सफारी पार्क तो एकदम एग्जैक्ट बोलेंगे इटावा। क्या बोलेंगे? इटावा। परंतु इसी लायन सफारी पार्क के तर्ज पर योगी जी ने एक और पार्क बनाने की स्थापना की। बात कही, क्या कही? काऊ सफारी पार्क यानी कि गाय सफारी पार्क। क्या है जी? गाय सफारी पार्क बनाने की बात कही है। गाय सफारी पार्क बनाने की बात कही है और यह बनेगा जालौन में। कहां पर बनेगा? जालौन में। तो प्रश्न पूछे काऊ सफारी पार्क कहां पर बनेगा? तो जालौन में। और लायन सफारी पार्क कहां पर था? तो इटावा में। कहां पर? इटावा में, है ना। कहां पर? इटावा में, है ना। अगर प्रश्न पूछ दे कि अवनालिका अपर्दन से, अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला, सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? प्रभावित जिला कौन सा है? तो आप आंसर लिखेंगे इटावा। और नालिका अपर्दन से मतलब यहाँ पर नली, यहाँ पर जो नदियाँ हैं अंदर अंदर नाली का रूप निर्माण कर देती हैं और ऊपर की जो भूमि उसमें नाली नाली जैसा हो जाता है, उसी को ही बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। और इसी इटावा में लायन सफारी पार्क बन रहा है। काऊ सफारी पार्क पूछे तो करेक्ट आंसर होगा जालौन। करेक्ट आंसर होगा जालौन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, ठीक है, उसी के आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैक्सिमम चीजें मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, समय आपका बचत हो। आप जरूर इसका कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे करेंगे, आज के डेट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ही हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है कि पहली ग्रीन कैंटीन, देखिए बाबू, पहली ग्रीन कैंटीन भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन कैंटीन। ग्रीन कैंटीन मतलब क्या? कि यहाँ पर ग्रीन वाली चीजें आपको मिलेंगी, मतलब हरी सब्जियों के लिए यह चीजें आपको मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन कैंटीन किस संस्थान द्वारा ओपन की गई? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के द्वारा यह प्रारंभ की गई। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के द्वारा क्या स्टार्ट की गई? ग्रीन कैंटीन। क्या स्टार्ट की गई? ग्रीन कैंटीन। क्या स्टार्ट की गई? ग्रीन कैंटीन। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के द्वारा क्या स्टार्ट की गई बाबू? पहली ग्रीन कैंटीन। क्या की गई? पहली ग्रीन कैंटीन स्टार्ट की गई, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है? कानपुर में। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। यहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है कानपुर देहात, यहीं पर एक क्षेत्र पड़ता है कानपुर देहात, और इसी कानपुर देहात से रामनाथ कोविंद जी हैं। इसी कानपुर देहात से रामनाथ कोविंद जी हैं। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति जी हैं, यह राष्ट्रपति बनने से पहले याद रखिएगा कि बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान भी कहां पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान का ही क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय दलहन मतलब दालों पर रिसर्च करने के लिए राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कहां पर है? तो यह भी कानपुर में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान यह भी कहां पर है? कानपुर में। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? और क्वेश्चन पूछ सकता है कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना, कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कहां पर है? तो यह भी पड़ता है कानपुर में। मतलब कहां पर सबसे बेहतरीन ढंग से कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, जो हाथ पैर कट पिट जाते हैं तो जो कृत्रिम अंग बनता है उसका भी कारखाना कहां पर है? कानपुर में है। तो ये छोटी बातें हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम है? इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे मैं बताता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिटा कर बताना पड़ेगा। देखिए 18वीं विधानसभा, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरणों में चुनाव हुए। आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश में टोटल 7 चरणों में चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले कौन? भाजपा। भाजपा ने केवल खुद भाजपा की सीटें 255 सीटें हैं। अगर भाजपा को देखेंगे तो टोटल के टोटल 200 भाजपा और वो उसका बहुमत लेंगे तो टोटल 273 सीटें हैं। 273 सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए टोटल 403 सीटें हैं। 403 सीटों पर चुनाव होता है और केवल 202 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। 202 सीटें क्या चाहिए? बहुमत के लिए चाहिए। यह चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। भाजपा ने 255 जीती है और भाजपा के समर्थन करने वाले जो गठबंधन करने वाले पार्टी उसको देखेंगे तो टोटल 273 सीट भाजपा ने जीती है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है कौन? क्योंकि अखिलेश जी की सपा पार्टी है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 18वीं जो विधानसभा है, जो पता है आपको 7 चरणों में चुनाव हुए, 18वीं जो विधानसभा है, इस विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाएगा? जैसा आपको पता है कि जब भी कोई विधानसभा या लोकसभा होता है तो उसमें एक अध्यक्ष होता है और वही पूरे सांसदों या पूरे विधायकों को देखता है। अगर विधानसभा है तो विधायक को देखेगा, लोकसभा है तो सांसद को देखेगा। क्या है जी? कह रहा कि 18वीं जो विधानसभा हुई है, अभी जो विधानसभा चली है, इनमें किनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया? किनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा सतीश महाना जी को, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष 5 साल ही रहेंगे। कौन? सतीश महाना जी। कौन? सतीश महाना जी, याद रखिएगा सतीश महाना जी। अगर मैं बात करूं कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो कौन है जरा इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यहीं पर मैं बात करूं कि 17वें नंबर पर कौन थे? 17वें नंबर पर थे हृदयनाथ दीक्षित है ना जी। 17वें कौन थे? हृदयनाथ दीक्षित। और 18वें नंबर पर, मतलब 18वां तो अभी 2021-22 वाला हुआ है, यह कौन बने? सतीश महाना। कौन बने हैं? सतीश महाना है ना। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर पुरुषोत्तम राजश्री टंडन जी। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम राजश्री टंडन। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम राजश्री टंडन, याद रखिएगा पुरुषोत्तम राजश्री टंडन है ना। 17वें के कौन थे? हृदयनाथ दीक्षित। और 18वें है सतीश महाना। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जरा देख लीजिए तो। रमापति शास्त्री एक भाजपा के विधायक हैं। रमापति शास्त्री लगातार 8वीं बार चुनाव जीते हैं। एक सांसद है लगातार 8वीं बार यह विधायकी का चुनाव जीते हैं। कौन? रमापति शास्त्री। तो क्वेश्चन पूछे 18वीं विधानसभा में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सतीश महाना जी को। किसको चुना गया? सतीश महाना जी को। ठीक है, पहले नंबर पर 2 से 17वें और 18वें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसने एक फ्रंटियल रिपोर्ट निकालती है। क्या करती है? फ्रंटियल रिपोर्ट निकालती है और इसने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट तैयार की है। देखिए समझिए, मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा है ना। यह सब मिटाकर मैं बताता हूँ। देखिए एक हमारी संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह फ्रंटियल रिपोर्ट निकालती है। क्या करती है? फ्रंटियल रिपोर्ट निकालती है। फ्रंटियल रिपोर्ट जारी की और इसने बताया कि विश्व में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ पर होता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर बताया गया? तो बांग्लादेश के क्षेत्र में। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। प्रश्न पूछे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यहाँ पर 119 डेसिबल। अरे यार 119 डेसिबल। आपको पता है कि 90 डेसिबल ट्रैक्टर की आवाज़, जब कोई ट्रैक्टर खेत में काम करता है, पकाता है खूब भयानक, तो अगर 90 डेसिबल होता है तब भी हमारा कान खराब हो जाता है। यहाँ पर जो ढाका में आमतौर पर आवाज़ है वो कितनी है? 119 डेसिबल। तो विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित ध्वनि जो प्रदूषण है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 119 डेसिबल का है। 119 डेसिबल का है ना। कितने का? 119 डेसिबल का। सेकंड नंबर पर आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, एक जिला है मुरादाबाद। लो भाई उत्तर प्रदेश वाले कहाँ कम? कौन सा? मुरादाबाद में 114 डेसिबल है। मुरादाबाद में 114 डेसिबल है। और तीसरे नंबर पर आता है कि नल्ले की राजधानी इस्लामाबाद। कौन सी? इस्लामाबाद पर 105 है। इस्लामाबाद का 105 डेसिबल है। तो देखिए UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने फ्रंटियल रिपोर्ट निकाला और इसने विश्व में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाले कई शहर निकाले। तो 3 का हमें नाम याद रख लीजिए। सबसे पहला शहर है ढाका। इसका जो डेसिबल है, मतलब ध्वनि की तीव्रता है, 119 बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर बोलचाल करने की जो डेसिबल होती है 40 से 45 होती है। 40 से 45 चिल्ला कर बोलेंगे तो 75-70 हो जाएगा। गटाई फाड़ कर बोलेंगे तो 80 हो जाएगा। बस इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो क्या है? इस सबसे ज़्यादा प्रदूषित, सबसे ज़्यादा ध्वनि खड़बड़ कहाँ
कहाँ होता है, ढाका में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, 114 डेसिबल। तो भारत में पहला है, या भारत का पहला है, भारत का क्या है, भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित कहाँ पर होता है, मुरादाबाद में। और उसके बाद नंबर 3 पर है इस्लामाबाद, 105 डेसिबल के साथ। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कह दिया कि गलती से साला वो गड़बड़ लिख दिया है, गलती से उसने क्या कर दिया है, यूएनईपी ने क्या कर दिया, गड़बड़ लिख दिया है। लेकिन याद रखिए कितना है, 114, कितना है, 114। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम है। तो यह चीज़ें तो मैं बता दे रहा हूँ, आप एकदम एग्जैक्ट याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम है, उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखिए, ठीक है। किन किन चीज़ों में प्रथम है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश समझिए, है ना, दूध के उत्पादन में प्रथम है। किसके, दूध के उत्पादन में क्या है, प्रथम। दूध के उत्पादन में क्या है, प्रथम। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, यह गेहूं के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ, हरी सब्जी के मामले में प्रथम है, हरी सब्जी के मामले में यह क्या है, हरी सब्जी के मामले में प्रथम है। यहीं पर केवल बोला जाए कि सब्जी उत्पादन के मामले में, सब्जी उत्पादन के मामले में, सब्जी उत्पादन के मामले में यूपी क्या है, यूपी फर्स्ट रैंक है, यूपी क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। सब्जी उत्पादन के मामले में यूपी क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। अच्छा, हरी मटर के मामले में, हरी मटर के मामले में यूपी पहले स्थान पर है। हरी मटर का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, समझिएगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में यूपी पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। कोविड में रोजगार देने के मामले में, कोविड में रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर है कौन, उत्तर प्रदेश। तो इतने चीज़ों में यूपी पहले स्थान पर है, आप एग्जैक्ट याद रखें। कैसे, देख लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश। सर दूध के उत्पादन में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। ये सीधे याद रखिएगा। पूछेगा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस में प्रथम नहीं है, तो बता दीजिए किस में प्रथम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, गेहूँ के उत्पादन में पहले स्थान पर है। गेहूँ के सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में गेहूँ अच्छा खासा होता है। साथ ही साथ शाहजहाँपुर में भी गेहूँ बोया जाता है। कहाँ पर, शाहजहाँपुर में भी गेहूं बोया जाता है। हरी सब्जी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, हरी सब्जी के मामले में बेस्ट है। सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सब्जी का उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान था, वर्तमान में पहला स्थान है। कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस रैंक पर है, पहले रैंक पर है ना। आगे बढ़ते हैं, हरी मटर के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। हरी मटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कुल खाद्यान्न मतलब सभी खाद्यान्नों को मिलाकर देखा जाए तो इसको बोलते हैं कुल खाद्यान्न। और कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कोविड में योगी जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया, तो कोविड के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे पहला स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। अब महत्वपूर्ण आता है ना, राजमार्ग के मामले में, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में इसमें भी पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रोड कहाँ पर है, राष्ट्रीय, लिख देता हूँ सही से, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के मामले में भी, नेशनल हाईवे के मामले में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। नेशनल हाईवे के मामले में फर्स्ट स्थान पर कौन है, यूपी। नेशनल हाईवे के मामले में फर्स्ट स्थान पर कौन है, यूपी। क्लियर है। अच्छा, यूपी दूसरा किस स्थान पर, याद रखिएगा, गेहूं उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है, लेकिन चावल उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में यूपी का सेकंड स्थान है, मतलब दूसरा रैंक है, सेकंड स्थान है। फर्स्ट स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल। फर्स्ट स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल, है ना।
फर्स्ट स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। क्लियर। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण है, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, ध्यान से समझिए, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। मैं मिटा कर एकदम स्पष्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है पेपर में। समझिएगा तो समझिएगा, इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए, कुल खाद्यान्न के मामले में समझिए, एक छोटा सा जस्ट ट्रायल वीडियो था अपना, क्योंकि थोड़े सोचे थे कि किस कंडीशन में वीडियो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए क्या होगा यह, है ना। समझिएगा, देखिए, कुल खाद्यान्न के मतलब खाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं खेती में, कुल खाद्यान्न के मामले में फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है सर किसका? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। कुल खाद्यान्न के मामले में पहला रैंक किसका है? उत्तर प्रदेश का। इस चीज को याद रखें, कुल खाद्यान्न के मामले में पहला रैंक किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। याद रखिए कि पूरे भारत को अगर 100% माने, मतलब भारत का खाद्यान्न, याद रखिएगा, भारत खाद्यान्न को अगर हम 100% माने, भारत खाद्यान्न को 100% माने, तो इस 100% में से 17.5% खाद्यान्न, 17.5% जो खाद्यान्न है, मतलब खाने वाला जो सामान है, खाद्यान्न यूपी में उत्पादित होता है। यूपी में क्या होता है? उत्पादित होता है। यूपी में उत्पादित होता है। यूपी में उत्पादित होता है। 17.5% जो खाद्यान्न है वो कहाँ उत्पादित होता है? यूपी में उत्पादित होता है। तो पूरे भारत के खाद्यान्न में से कितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? 17.5%, है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बात करें कि नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा। नीति आयोग ने गरीबी रिपोर्ट जारी की है। गरीबी रिपोर्ट जारी की है, याद रखिएगा, नीति आयोग ने गरीबी रिपोर्ट जारी की है। यह नया क्वेश्चन है। नीति आयोग ने, एक बार मैं देख लूं कंडीशन, नीति आयोग ने गरीबी रिपोर्ट जारी की है। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गरीब इसने बताया है किसको? बिहार को। सबसे ज़्यादा गरीब किसको बताया है? बिहार राज्य को। सेकंड नंबर पर बताया है कि झारखंड को सबसे ज़्यादा कौन सा है? झारखंड है ना, पूरा लिख लीजिए, झारखंड। और थर्ड नंबर पर अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश को बताया है। और सबसे कम गरीबी सबसे अंतिम नंबर पर है केरल। सबसे अंतिम नंबर पर कौन है? केरल। तो सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? केरल। और उसके जस्ट ऊपर है गोवा। कौन है? गोवा। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? बिहार। नीति आयोग ने UNDP मतलब विकास के साथ एक रिपोर्ट जारी की है ना, यूनाइटेड नेशन UNDP के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें बताया कि गरीब राज्यों की श्रेणी में सबसे गरीब कोई है तो बिहार, सेकंड नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और सबसे कम गरीब कौन सा है? केरल। उसके बाद किसका नंबर है? गोवा का। उसके बाद किसका नंबर है? गोवा का। सबसे कम गरीब कौन है? केरल। याद रखिए, सबसे कम गरीब कौन है? केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ें तो समझ आनी चाहिए फटाफट, चीज़ें समझ आनी चाहिए फटाफट। क्लियर है ना? चले शाबाश, अगला देख लीजिए, बस छोटे समय में इसको और ख़त्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पल्स पोलियो अभियान। सुनिएगा, उत्तर प्रदेश पल्स पोलियो अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? यूपी सरकार ने, लिखते हैं, यूपी सरकार ने पुनः मतलब ये खत्म हो गया था, पुनः पल्स पोलियो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? कहाँ से प्रारंभ, समझिएगा, है ना। चले बाबू, है ना। और एक क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए, उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? शहर किसे कहते हैं? तो पहले तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः मतलब दोबारा पल्स पोलियो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो योगी जी ने इसको प्रारंभ कराया है। किसने? योगी जी ने इसको क्या किया है? प्रारंभ कराया है। और उत्तर मतलब एक दो केस अगल बगल में मिले, हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, अगल बगल के राज्यों में मिले। तो उत्तर प्रदेश में फिर पल्स पोलियो अभियान चला गया। कहाँ से? गोरखपुर से। कहाँ से चला गया है? गोरखपुर से, है ना। कहाँ से चला गया है? गोरखपुर से। योगी जी द्वारा इसको चलाया गया है पल्स पोलियो अभियान। मतलब पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें तंत्रिका तंत्र हमारी डैमेज हो जाती है और व्यक्ति को विकलांगता आ जाती है, लेकिन इसके
इसके लिए पल्स पोलियो अभियान कहाँ से चलाया गया? गोरखपुर से चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर कहते हैं महोबा को। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? महोबा को। यहीं पर महोबा में अच्छा खासा त्योहार बड़े लेवल का मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर, देखो अगर भारत में त्योहारों का शहर पूछे तो मदुरई, भारत में त्योहारों का शहर पूछे मदुरई, उत्तर प्रदेश में त्योहारों का शहर पूछे तो क्या बताएंगे? महोबा। क्या बताएंगे? महोबा। याद रखिएगा, यह महोबा पान की खेती के लिए जाना जाता है। यह महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पान की खेती होती है। क्या होती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पान की खेती होती है। यहीं पर है पान अनुसंधान केंद्र। पान अनुसंधान केंद्र मतलब पान के पत्ते पर रिसर्च करने की कला कहाँ पर है? मतलब संस्थान कहाँ पर है? महोबा में। यहीं पर है पान अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, यही जो महोबा है यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान चित्र के साथ है। पवित्र स्थान चित्र के साथ है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का यहाँ पर स्थान है ना। यहीं पर बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? महोबा में। सबसे कम जो जनसंख्या है कहाँ पर है? महोबा में। इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है जी? महोबा में है। 8,75,000 के आसपास, 8,75,000 के आसपास यहाँ पर जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो आप बताएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, नो डाउट। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज 59 लाख के आसपास है। 59 लाख के आसपास है। क्लियर है ना? 59,54,000 के आसपास है। 59,54,000 के आसपास है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? महोबा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो एक छोटा सा मेरा ये क्वेश्चन आंसर थे हमारा। देखिए, मेन मतलब है कि जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं ये क्वेश्चन आपने सुना नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आपने पढ़े हैं कि क्वेश्चन आपने सुने नहीं होंगे, है ना। प्रयास करिएगा अच्छी तरीके से समझने के लिए। बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे सेम टाइम से। तब तक एंजॉय करिए, क्वेश्चन को समझिए। थैंक यू।